skip this video. तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अभी कम ही जुड़े हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। आप अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स पर लिख दें। गीता सेनी, प्राची प्रभादास, सुश्री स्वागतिका ने लिख दिया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। MHD 9 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप। इसके अंतर्गत हम कथा साहित्य के विभिन्न रूप, कथा और आख्यान के बारे में, कहानी का अर्थ, स्वरूप, कहानी का अन्य विधाओं के साथ क्या संबंध तथा उनमें अंतर, कहानी का उद्भव, आज इस क्लास में आज हम इनके बारे में जान सकते। कथा और आख्यान दोनों को हमें पहले समझना होगा। अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर कथा संस्कृत की कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या वर्णन करना। कथा संस्कृत की कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ है कथन या वर्णन करना। और आख्या के मूल में ख्या धातु है और आ उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है विवरण या व्याख्या। एक का अर्थ है वर्णन और एक का अर्थ है व्याख्या, कहना या वर्णन करना ही होता है। तो यह अति प्रसिद्ध अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो कथा का मूल स्वरूप, कथा की मूल प्रकृति और पहचान के लिए हमें आवश्यक है कि जो हम पहले देखते हैं कि पुराने जमाने में दादा दादी भी कथाएं सुनाया करते थे। बचपन में जो हमने कहानियां सुनी तो उसमें 3 बातें प्रमुख हुआ करती थी। हम तत्व की संज्ञा दे सकते हैं। कहानी के तत्व यानी वो घटनाएं, उनका समयानुक्रम, दिक् से आबद्ध होना और निरंतर उत्सुकता कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यानी वो सृजनता। अगर ध्यान देकर नहीं सुनोगे तो आगे क्या होगा कि मानसिकता नहीं आए। घटना को भी हमें जानना आवश्यक होता है कि जो घटित होता है वही घटना है। और जब हम देखते हैं कि घटनाएं भी सुखद भी होती हैं और दुखद भी, जैसे किसी का खोया हुआ पुत्र मिल जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, किसी दरिद्र के नाम से लॉटरी लग जाना, लंबी गुलामी के बाद स्वाधीन होना, ये कौतूहल भरा कथानक होता है।
अगर कौतूहल नहीं रहा कहानी में तो श्रोता में कथा सुनने की रुचि नहीं रहेगी। तो मनुष्य के लिए ही घटनाएं घटती है, पर वे विरल होती हैं। कभी कभी घटती हैं जीवन में, प्रमुख कार्य व्यापारों में भी कई घटनाएं होती हैं। सारा जीवन सुबह से शाम तक हम व्यस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं, जिंदगी की एक घटना बन जाती है कभी। और कथा, घटना में कथा ही प्रमुख होती है। जीवन के सामान्य कार्य व्यापार भले ही गौण हो, और कथा में सामान्य व्यापार नहीं होता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि श्रोता पर सामान्य व्यापार की कोई जो है महत्व नहीं रखते हैं, घटनाओं का जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि कहानी में देखना कई बार गौण पात्रों को लाया जाता है। क्यों? कथा में सरसता लाने के लिए। तो क्लास में जब कथा पढ़ाई जाती है, तो उसमें जो घटनाएं होती है उसमें कौतूहल पैदा करने वाली कथा होनी चाहिए। उसमें आकस्मिक और अप्रत्याशित होने के साथ साथ नवीनता भी उपेक्षित होती है। कौतूहलता बनाए रखना जरूरी है। जब घटनाएं समाप्त हो जाती है तो कथा समाप्त हो जाती है। तो कथा कब से चली आ रही है, कहानी, हमने इससे पहले वाली क्लास में कई कहानियों को पढ़ चुका है, पर पहले हमने कहानी को जानना था। तो कथा कब से चली आ रही है, मौखिक रूप से कथा कितनी प्राचीन है, इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं। यह अत्यंत प्राचीन है, अनुमान किया जा रहा है। आज भी यह मनुष्य के सहज और जन्मजात प्रवृत्ति है। कदाचित मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी जन्म हो गया होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है। नृतत्व शास्त्रियों ने आदिम मानवों की प्राप्त खोपड़ियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि जब प्रस्तर युग में मनुष्य कथा कहने सुनने लगा था, उस समय भी हमें ऐसा लगता है। संभवतः दिन भर शिकार करने के बाद रात को जब वो विश्राम करता था, रेस्ट लेता था, तो हिंस पशुओं के से बचने के लिए आग का घेरा बनाकर समूह में बैठते थे, ताकि दिन भर के शिकार के बारे में बातचीत करें। तभी कथा का जन्म हुआ होगा, शायद हमें ऐसा लग रहा है। प्राक वैदिक युग में या प्रस्तर युग में जब मनुष्य बचने के लिए हिंसक पशुओं से अलाव का या आग के घेरे में सब कोई एक साथ बैठते थे, तो अपने अनुभव के बारे में, शिकार के अनुभव के बारे में जो बातें करते थे, वहीं से ही कथा का जन्म हुआ होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, उसमें कल्पना भी मिश्रित होने लग गई होगी। और कभी ऐसा समय आया होगा जब बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता न रह गई, तब बूढ़ा आदि मानव बिना शिकार किए अपने अनुभव की कल्पना को ही वह नई कहानी गढ़ लेता था। इस प्रकार कथा कहने की कला का विकास हो गया। हमने अनुमान लगाया है यह, या कोई प्रामाणिक सत्य नहीं है, पर कथा का जन्म जरूर ही कोई ऐसी परिस्थितियों में हुआ हो। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या पुरानी विधा है, कहने सुनने में आ रही है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? अनुमानतः कथा पहले पहले जो लिखी जा रही थी वो मनोरंजन का ही काम करती होगी। जब हम हिंदी कहानी के विकास के बारे में भी जब पढ़ेंगे, या वो दूसरी कहानियों के विकास के बारे में पढ़ेंगे, तो पता चलेगा हमें कि पहले किस तरह की कहानी लिखी जाती थी और अब किस तरह की कहानियां लिखी जा रही। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसका उपयोग उपदेश देने
या मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा। पहले मनोरंजन के लिए लिखा जाता था, बाद में उपदेश और मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता। वैदिक काल से ही कथा के उपयोग काम में आ रहा था। कथा उपदेश का माध्यम बनाने का ही एक बढ़िया उदाहरण था। जिस तरह से पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कहानी पहली शताब्दी या ईस्वी के आसपास हुई थी, इसकी रचना पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, अविनीत, उच्च श्रृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। पंचतंत्र की रचना तो यह भी कथाओं का संकलन था। इसमें बच्चों के लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। विष्णु शर्मा इसे अच्छी तरह से जानते थे और वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल में भर देने की कला में माहिर थे। इसके साथ ही वे उनसे शिक्षा के तत्व भर देने की कला में भी निष्णात थे। 6 महीने बीतने के बाद कथा तो समाप्त हो जाती है, पर राजनीति के उपदेश राजकुमारों के मन पर अंकित हो जाते हैं। कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है और कथा के परवर्ती विकास में कथाकार के इस ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस तरह से विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी में हम देखने को मिलते हैं। तो फिर कथा क्या होती है, स्टोरी मौखिक रूप से फिर लिखित रूप में किस तरह से आई, उसका भी कोई प्रमाणिक उपलब्ध नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है कि हमारे पास कथा की लिखित परंपरा का आरंभ कब हुआ। वेद, उपनिषद, पुराण ये स्मृति परंपरा में आते हैं, ये याद कर कर लिखे गए हैं, अतः उनमें आई कथाएं कहने सुनने की परंपरा में ही है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इसी परंपरा में आएगी, मौखिक परंपरा, क्योंकि लव कुश द्वारा उसे राजा राम के दरबार में सुनाए जाने का उल्लेख मिलता है। संभवतः महाभारत पहली लिखित कथा या आख्यान है। हम मान रहे हैं कि महाभारत ही पहली लिखित कथा है, क्योंकि रामायण तो लव कुश द्वारा राजा राम के दरबार में सुनाई गई थी। पर लिखित कथा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो महाभारत की हो सकती है, क्योंकि महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व सन 800 से 100 तक माना जाता है। इसका पहला पाठ जय ईसा पूर्व 800 में और दूसरा पाठ भारत ईसा पूर्व 500 में और तीसरा महाभारत ईसा पूर्व 200 से 100 में रचा गया। ब्रह्मा जी ने ही व्यास जी से अपना काव्य लिखवाने के लिए गणेश जी को स्मरण करने के लिए कहा। आगे तो बहुत सारी कथा है, इससे पहले लंबी चौड़ी कथा है। तो व्यास जी के स्मरण करते ही गणेश जी वहां पहुंचे। व्यास जी ने उनसे अपने ग्रंथ का, जिसकी रचना उन्होंने मन ही मन कर ली थी, व्यास जी ने लेखक बन जाने के लिए आग्रह किया गणेश जी से। गणेश जी ने उनका अनुरोध तो स्वीकार किया, पर शर्त भी लगा दी, क्योंकि शर्त यह थी कि ये ग्रंथ बिना रुके लिखना होगा। यदि वे कहीं रुक गए तो गणेश जी लिखना छोड़कर, व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि आपको श्लोकों का अर्थ समझाकर लिखना होगा। इसी शर्त पर महाभारत लिखा गया। उग्र श्रवा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ का वर्णन किया गया। यह भारत इतिहास का जाज्वल्यमान पथ है। यह मोह अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण
अंतरण ग्रह की भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। तो हम महाभारत की कथा से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महाभारत की रचना तो श्रुति परंपरा में ही हुई थी। उसके व्यापक प्रचार के लिए स्वयं उसके रचयिता व्यास जी ने उसे लिखित रूप देने की चेष्टा की। गणेश जी की सहायता ली लिखित रूप करने के लिए। उसके बाद वह वाचन परंपरा की वस्तु बन गई, उसके बाद उसको पढ़ा गया, क्योंकि व्यास जी ने मन ही मन उसकी रचना की थी। और वो कैसी रचना की थी? जनश्रुतियों के अनुसार। फिर बाद में लिखी गई तो कथा फिर सुनाई गई। ये तो थी कथा का मौखिक रूप। फिर जब और एक कथा आती है बृहत कथा या बड़ कहा, बड़ कहा के बारे में या बृहत कथा के बारे में भी कहा गया है कि सबसे पहले ये कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। फिर गुणाढ्य से इस कथा को 7 लाख श्लोकों में पैसाची प्राकृत में लिखित रूप दिया गया। उसके बाद राजा सातवाहन ने इसको नष्ट होने से बचे रहने के लिए 1 लाख श्लोकों का अनुवाद अपनी भाषा में, संभवतः संस्कृत में ही किया होगा। उस समय संस्कृत ही राजकारी की भाषा हुआ करती थी, जिससे संस्कृत और प्राकृत में कई अनुवाद हुए। पुराणों के अनुसार राजा सातवाहन अतः गुणाढ्य का समय ईसा पूर्व 495 से 490 ईस्वी है। अंततः 11वीं सदी ईस्वी के कथा सरित सागर के रूप में इसका पाठ निर्मित हुआ, जो आज उपलब्ध भी है इसका पाठ। ये तो थी कथा, महाभारत, रामायण, बड़ कथा। अब आख्यान देखते हैं हम क्या है। जैसे हम पहले कह चुके कि कथा और आख्यान अपने मूल अर्थ में एक ही है, स्टोरी ही है। आख्यान शब्द का अर्थ होता है कथन, निवेदन आदि। विद्वानों के अनुसार आख्यान वैदिक सुपूर्ण और मैत्र्यवर्ण आदि से संबंध कथा का ही नामांतर है। परंपरा के अनुसार हम महाभारत को आख्यान काव्य के रूप में मान सकते हैं, परंतु बाद में काव्य शास्त्र के जो विभिन्न विद्वान थे, चाहे वो भामा हो और कुछ जो है आलोचकों ने कथा और आख्यायिका में अंतर बता दिया। पहले की कथाएं कल्पित थी और दूसरी ऐतिहासिक। जिस तरह से वह महाभारत, रामायण या बृहत कथा वो कल्पित भी हो सकती, परंतु दंडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भेदक तत्व किंचित कर है, वस्तुतः ये सब एक ही जाति के हैं। कथा, कहानी और आख्यायिका ये सब एक ही जाति के हैं। आख्यान एक जातिवाचक शब्द था। अनेक आख्यानों और उपाख्यानों का संकलन होने के कारण रामायण और महाभारत को आख्यान की संज्ञा मिली। पंचतंत्र, हितोपदेश और कथा सरित सागर आदि उपाख्यानों के संग्रह माने जाते हैं। तो कथा की नई अवधारणा जो हम देखते हैं, कथा के उदाहरण के रूप में सुबंधु की वासवदत्ता, वारभट्ट की कादंबरी, दंडी का 10 कुमार चरित्र कथा, यानी कौन कौन सी कथा को हम जो है पहले आचार्यों ने जो बताया, वह कौन सी सारी कथा है जिसको हम कथा मान सकते हैं। वह है सुबंधु की वासवदत्ता, बाणभट्ट की कादंबरी, दंडी का 10 कुमार चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र को आख्यायिका कहा गया है।
शाश्वतता में देखने को मिलता है, जो हम कथा के रूप में देखते हैं। तो कथा रचना ही भारतीय परंपरा का अवसाद। बाणभट्ट की और दंडी के बाद कथा रचना की भारतीय परंपरा आगे नहीं बढ़ी। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में कादंबरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया, जो 4 कथाओं के बारे में आपको मैंने बताया, परंतु इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि समय आते आते संस्कृत केवल राज दरबार और पंडितों की भाषा बनकर रह गई थी, क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे संस्कृत को राज्याश्रय प्रदान करने वाले हिंदू राज्य समाप्त हो गए। इस कारण संस्कृत काव्य की परंपरा बहुत कमजोर हो गई। संस्कृत के बाद फारसी केंद्रीय सत्ता में आ गई, काव्य रचना का माध्यम भी बनी वह फारसी भाषा, पर देश की आम जनता का लगाव न तो संस्कृत में था न फारसी। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तरी भारत की जनबोलियां साहित्य की भाषा बनी। उन्हें सूफियों और संत भक्तों का आश्रय मिला, काव्य रचना का अभूतपूर्व विकास हुआ और इस विकास के मूल में उत्तर भारत की जनता का लोकाश्रय था। बाद में उसे राज दरबारों में भी प्रश्रय मिला, पर गद्य के विकास के लिए जब हम देखते हैं रीतिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य काल में गद्य का विकास हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि गद्य के विकास के लिए राज्याश्रय की अपेक्षा होती है। उससे जनभाषाएं लगभग 750 वर्षों तक वंचित रही। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में संस्कृत, योग वशिष्ठ, बेताल, पंच विसंति और सिंहासन त्रातिसंतिका आदि संस्कृत गद्य कथा पुस्तकों का रूपांतरित हुआ और उनका लोक में भी प्रचार बहुत हुआ, पर मौलिक गद्य कथा अभी तक भी नहीं आई थी। मौलिक गद्य कथा पुस्तक ब्रज भाषा या हिंदी की किसी दूसरी घटक भाषा में भी नहीं लिखी गई। 10 अवतार भाषा 1744 में, पद्म पुराण का भाषानुवाद 1761 में, किस्सा चहार दरवेश का अनुवाद नौतरजे मुरशा 1798 लोकप्रिय हुई, पर 19वीं शताब्दी के पूर्व खड़ी बोली हिंदी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा पुस्तकें मुल्ला वजहीकृत सबरस, यानी 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली हिंदी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा की पुस्तकें मिलती है। वो है मुल्ला वजहीकृत सबरस 1636 ईस्वी की और सैयद इंसान अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी, जो 1800 ईस्वी में उपलब्ध होती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक कारणों से खड़ी बोली के आधार पर विकसित हिंदी गद्य का विकास हुआ और उसके साथ ही गद्य कथा भी नए अंदाज में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में गद्य कथा नए अंदाज में प्रकट होती है और इसी से उपन्यास का भी रूप ग्रहण होता है, क्योंकि कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास भी आता है तो कहानी भी आती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि गुणाढ्य, विष्णु शर्मा, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि की भारतीय कथा परंपरा से इसका संबंध नहीं जुड़ा और इसे एक साहित्यिक त्रासदी ही समझना चाहिए, क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम इस खंड में हमने पढ़ा कि कथा और आख्यान दोनों ही कहानी है, दोनों ही पर्यायवाची शब्द है कहानी के, तो प्राचीन साहित्य में इनका प्रयोग भी समान अर्थों में ही होता था। आख्यान शब्द का अर्थ होता है कथन, निवेदन आदि, पर कथा, कहानी तथा प्रतिवचन या उत्तर विद्वानों के अनुसार
आख्यान, वैदिक सुपर्ण और मैत्रा वरुण आदि से संबंध कथा का ही नामांतरण है आख्यान। परंपरा से महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ भी आख्यान काव्य के रूप में ही आते हैं। कथा में पर स्टोरी जो भी होती है उसमें तीन तत्वों की प्रधानता होती है: घटना, समूह, समयानुक्रम और दिक या स्पेस या कौतूहल। कोई एक घटना होनी चाहिए, कोई एक समय होना चाहिए और उसमें एक रुचि होनी चाहिए। घटना के आकस्मिक संयोग और अप्रत्याशित होने के तत्व होते हैं। जीवन की कोई भी घटना हो सकती है, अर्थात हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं वो घटना हो सकती है। कथा में घटनाओं की ही प्रमुखता होती है। जीवन के सामान्य कार्य व्यापार तो गौण होते हैं। घटनाएं समय के अनुक्रम में गुथी जाती है और वो घटना को समय के साथ जोड़ा जाता है और समय एक ऐतिहासिक क्रम में होता है जो घड़ी या कैलेंडर के पृष्ठों द्वारा निर्धारित होता है। और काल की तरह दिक या स्पेस की कथा भी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि जो घटनाएं घटित होती है वह कथा का मानव अनुभव की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। बच्चों की कथाओं से हमारी पृथ्वी के जाने पहचाने स्थान ही नहीं, अनजानी जगह भी, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के कल्पित लोग भी घटना स्थल के रूप में आते हैं। यानी जो हम कल्पना करते हैं वह भी उसमें आ जाती है कथा में। और कथा के लिए ये भी जरूरी है कि कौतूहल पैदा करने वाली कथा होनी चाहिए। उनमें आकस्मिक और अप्रत्याशित होने के साथ साथ नवीनता भी उपेक्षित होती है, यानी नए नए रूप में कहानी होनी चाहिए। कौतूहल बनाए रखने के लिए जरूरी होती है कि आगे क्या होना है, कहानी में सस्पेंस रखना चाहिए। मौखिक रूप से कथा कितनी प्राचीन हो, इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं पाया हमने। यह अत्यंत प्राचीन है। इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि आज भी मनुष्य की सहज और जन्मजात प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है कहानी। कथा की लिखित परंपरा का आरंभ कब हुआ वह भी हमने नहीं पाया, क्योंकि वेद, उपनिषद और पुराण स्मृति परंपरा में आते हैं, ये याद किए हुए हैं। अतः उनमें आई कथाएं भी कहने सुनने की परंपरा में ही आई होंगी। वेद पुराणों में जो स्टोरी आई, जो कथा आई, वो भी कहने सुनने में ही आई होगी वो कथाएं। महाभारत में लिखित होने का प्रमाण मिलता है महाभारत के। इसके 1,00,000 श्लोक वाले उपाख्यान भाग को आद्य भारत कहा गया है और उसी के अनुसार जो है व्यास जी ने 24,000 श्लोक की भारत संहिता बनाई जिसे भारत कहा गया। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित है। इसे ही उग्र श्रवाजी ने नैमिषारण्य में मुनिवरों को सुनाया था। वस्तुतः महाभारत की रचना भी श्रुति परंपरा में ही हुई और उसके व्यापक प्रचार के लिए स्वयं उसके रचयिता महर्षि व्यास ने उसे लिखित रूप देने के लिए गणेश जी की सहायता ली थी। उसके बाद वह वाचन परंपरा की वस्तु बन गई, जिसे लिखित कथा श्रोताओं को सुनाई जाती है। जिस तरह से बड़ कथा हमने जाना कि प्रथमतः भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी ये कथा, फिर गुणाढ्य ने इस कथा को 7,00,000 श्लोकों से पैशाची प्राकृत को लिखित रूप दिया। राजा सातवाहन ने इसके नष्ट होने से बचे रहने के लिए 1,00,000 श्लोकों का भी अनुवाद संस्कृत में कराया, जिसके बाद में भी अनेक रूपांतरित हुए। पुराणों के अनुसार राजा सातवाहन अथवा जो अतएव गुणाढ्य का समय ईसा पूर्व 495 से 490 है। बाद में काव्य शास्त्र के भामह ने गद्य काव्य के 2 भेद किए। काव्य शास्त्र के अनुसार कथा और आख्यायिका, पहले की कथाएं कल्पित हैं और दूसरे की ऐतिहासिक। दंडी के अनुसार सबकी एक ही जाति मानी गई, उसका नाम आख्यान रखा गया।
उसके बाद आचार्य द्वारा निरूपित विभिन्न कथाओं के बारे में हम देखें कि सुबंधु, वासवदत्ता, वाणभट्ट की कादंबरी, दंडी का 10 कुमार चरित्र, कथा के भीतर कथा की योजना द्वारा पूरे विजन को किसी तरह एक कथा संसार में रूपायित कर देना। कथा प्रतिभा का ऐसा चमत्कार था जो अब तक संसार की किसी भी भाषा में संभव नहीं हुआ था। इसके पहले गुणाढ्य ने और कुछ दूर तक विष्णु शर्मा ने भी छोटी छोटी कथाओं को लेकर एक दूसरे के भीतर नियोजित करके एक बड़ी कथा निर्मित करने का प्रयास किया था, जिसके केंद्र में कोई एक विषय होता था, पर किसी बड़े और प्रकाशमान विजन की अभिव्यक्ति के लिए एक के भीतर एक गुंथित कथाओं द्वारा पर्याप्त बड़े आकार की पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली कथा का निर्माण बाणभट्ट की कादंबरी ने किया। बाणभट्ट की दूसरी रचना हर्षचरित है, जिसमें हर्ष का चरित्र प्रस्तुत किया गया, वो भी एक कथा है। बाणभट्ट के बाद दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तकार कथा की रचना की, जिसमें 10 राजकुमारों का अनुभव कथाएं अलग अलग वर्णित हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र मगध राजकुमार राजवाहन है। पर ये कथाएं मिलकर किसी एक सुसंबद्ध कथानक का निर्माण नहीं करती। कहा जा सकता है कि परस्पर भिन्न कथाओं को जोड़ने की दिशा में यह भी एक उल्लेखनीय प्रयास था। यद्यपि कादंबरी की तुलना में यह कहीं नहीं ठहरता। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में कादंबरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न किया था। संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कादंबरी का विकास नहीं कहा जा सकता। 10वीं सदी के बाद धीरे धीरे संस्कृत को राज्याश्रय प्राप्त हो गया, पर हिंदू राज्य समाप्त हो गए, जिसके कारण संस्कृत काव्य की परंपरा बहुत कमजोर हो गई। संस्कृत के बाद फारसी की केंद्रीय सत्ता आ गई और काव्य रचना का माध्यम बनी, पर देश की आम जनता का लगाव न तो संस्कृत से था न फारसी से। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तरी भारत की जनबोलियां साहित्य की भाषा बन गई। ब्रजभाषा, अवधी भाषा साहित्य की भाषा बन गई, पर गद्य के विकास के लिए वह कहीं न कहीं उपेक्षित थी हमारी हिंदी भाषा। उससे ही जनभाषाएं लगभग 750 वर्ष तक वंचित रही, अर्थात गद्य कथा का समुचित विकास मध्यकाल में नहीं हो पाया। तो कहानी का अर्थ क्या है, कहानी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कथा के साथ क्या संबंध है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कहानी का मूल रूप ही कथा है। कहानी जिसे हम कहते हैं वो कथा ही है, और प्राकृत और अपभ्रंश में इसे कहा बोलकर कहा जाता है, इसीलिए तो इसको कहानी, और प्राकृत में इसे बड़कहा और अपभ्रंश काव्य में भविष्य दत्त कहा। इसके उदाहरण है कथा का गुणवाचक रूप बना दिया कहानियां। कहानियां भी कई बार कहा जाता है, जैसे कई आंचलिक भाषाओं में भी कहा जाता, बोलियों में भी कहा जाता है कि कहानी। अपभ्रंश कहानी पद भी प्रचलित है। विद्यापति की जो कृतिलता या कृतिपता में उसे कहानी, पुरुष कहानी कहा गया है, सुपुरुष कहनी, कहूं, इस तरह से कई नाम हैं कहानी के। हमारे तुलसी खुद कहते हैं कि साकी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, यानी कहनी शब्द आज भी भोजपुरी में प्रयोग किया जाता है कहानी के लिए। कहनी शब्द में कहानी का रूप ग्रहण कर लिया, हिंदी में ही उसका रूप कहानी बोलकर माना गया। तो सैयद इंसाअल्लाह खान ने अपनी कथा रचना का शीर्षक रखा था रानी केतकी की कहानी। कहानी पद का आरंभ में उपाख्यान और चरित्र के अर्थ में ही प्रयोग हुआ। इंसाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी से पहले जो नाम हमने पढ़ा था कहानियों का, उसमें क्या था? चरित्र था 10 कुमार चरित्र या
हम जो और भी भविष्य तक कहा, इस तरह से कहा बोलकर लिखा रहता था, चरित्र लिखा रहता था, उदयभान चरित्र ऐसा लिखा हुआ रहता था। पर और कई लोगों ने हम देखते हैं कि इंसान अल्लाह खान ने जिस तरह से रानी केतकी की कहानी बोलकर शीर्षक दिया, उसके अलावा हमारे सदल मिश्र ने एक रचना उपाख्यान को लेकर क्या लिख दिया, नचिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र ने इस तरह से नाम दिया। तो लगता है कि अर्थ की समानता थी, इसीलिए पौराणिक कथाओं के लिए कथा और उपाख्यान शब्द लगाए गए और कहानी शब्द का प्रयोग इसी तरह से आगे होने लगा। तो 19वीं शताब्दी से पहले 3 चरणों में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान और वृतांत आदि पद प्रचलित थे। कहानी के लिए कहानी, उपाख्यान और वृतांत, ये 3 शब्द प्रचलित थे। किस्सा, दास्तान, अफसाना शब्द भी अरबी फारसी से आकर हिंदी और उर्दू में प्रयुक्त हो गए। किस्सा, दास्तान, अफसाना। इसी समय बंगला की तरफ से एक पद आया उपन्यास, जिसे बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी में भी नए प्रकार की लंबी कथा, एक लंबी स्टोरी के रूप में, पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और इसी प्रकार बंगला में छोटी कहानी के लिए छोटो गल्प या गल्प पद का प्रयोग आरंभ हुआ, जो हिंदी में जहां तहां प्रयुक्त हुआ, पर बाद में नहीं चला। गल्प बोलकर हिंदी में नहीं कहा जाता है। ओडिया, बंगाली आदि कई भाषाओं में आज भी जो है गल्प या छोटो गल्प बोलकर बंगाली में भी कहा जाता है, खुदरा गल्प। तो आधुनिक विधा के रूप में कहानी को अगर हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंत में जब सरस्वती का प्रकाशन हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब संभाला, सरस्वती का प्रकाशन का भार, तो संपादकों ने क्या किया, लघु आकारी कथाओं की प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। और यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी, क्योंकि अंग्रेजों में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव हुई। जब पहले लिखना एडिटोरियल बोर्ड ने यानी संपादकों ने सोचा कि सरस्वती पत्रिका छप रही है तो उसमें क्या छापा जाए जिससे जो है इस पत्रिका के प्रति लोग जो है ललायित हो, जिज्ञासु बने, इसको पढ़ने के प्रति ज्यादा उत्सुक हो। तो संपादकों ने सोचा कि इस समय अंग्रेजों का काल है, अंग्रेज इस समय शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी छोटी कहानियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो सरस्वती में इसी तरह की छोटी कहानियां के लिए जो है मांगा गया लेखकों से। और सरस्वती की पहले अंक में ही प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की जिस रचना इंदुमती, याद रखना, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती 1928 से 29 में शुक्ल जी ने और अन्य आलोचकों ने भी कहानी कहा, और स्वयं गोस्वामी जी ने, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने उसे आख्यायिका कहा था। संभवतः सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी की आख्यायिका पद का प्रयोग आरंभ किया था। और जब जनवरी 1900 में सरस्वती का प्रथम अंक, जिसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास खुद स्वयं सम्मिलित थे, तो इंदुमती भी आख्यायिका के नाम से ही प्रकाशित हुई थी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जब उसका पदभार संभालते हैं 1903 में सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए, तो कथा विधा के लिए आख्यायिका पद को स्वीकार कर लिया। और जब निकलता था मैगजीन में एक खंड, तो उसमें आख्यायिका खंड बोलकर जगह दी गई। जिस तरह से स्तंभ होता है अलग अलग मैगजीन में, तो आख्यायिका खंड शीर्षक स्तंभ से खुद की 4 आख्यायिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की खुद की, 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा जो है प्रकाशित की। इसके बाद नियमित रूप से सरस्वती में जो है कहानियां प्रकाशित होती रही। और उल्लेखनीय है कि यहाँ कथा और आख्यायिका का भेद भुला दिया गया। आधुनिक काल तक आते आते आख्यायिका और कथा का भेद भूला गया। भामह के अनुसार कथा की वस्तु
कल्पित होती थी और आख्यायिका की वस्तु ऐतिहासिक होती थी। आख्यायिका की ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती थी। एक रोचक तथ्य है कि स्वयं गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी जी ने इंदुमती को तो आख्यायिका, पर इस श्रेणी में दूसरी और रचना गुलबहार को उपन्यास कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसे भी आख्यायिका ही कहा है। जयशंकर प्रसाद भी जो अपनी छोटी छोटी रचनाएं लिखते थे, उसको भी आख्यायिका ही कहा। इसके बाद और कई मैगजीन में, चाहे वो इंदु हो, माधुरी हो, हंस हो, विशाल भारत आदि में जो है आख्यायिका शब्द प्रचलित रहा और बंगला में गल्प शब्द प्रचलित रहे। और हिंदी में बंगला और अंग्रेजी के प्रभाव से कहानी का लेखन प्रकाशन तो आरंभ हो गया। अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव से, जो बंगला में क्षुद्र गल्प होता था, छोटा गल्प, और अंग्रेजी में जो शॉर्ट स्टोरी होती थी, उसके प्रभाव से हिंदी में हमारी जो इन मैगजीन में कहानियां छपने लग गई थी और उसके नामकरण और स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय तक चली आ रही थी। आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प और कहानी पद साथ तीनों एक साथ चलते थे। कहीं पर गल्प कहा गया, कहीं पर आख्यायिका कहा गया, कहीं पर कहानी कहा गया। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपने कहानी संग्रह जो सोजे वतन, जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था। शॉर्ट स्टोरी को बदलकर कहानी लिखूंगा बोला। और हिंदी में आने के बाद अपनी कहानियों को वे कभी कहानी तो कभी आख्यायिका तो कभी गल्प कहते हैं, क्योंकि प्रेमचंद एक उच्च कोटि के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। कहानी की उनकी अवधारणा एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद पर जोर दिया। जब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद का प्रयोग जोर दिया, स्वीकृति मिल गई उसको छोटी कहानी। और चौथे दशक में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद, आलोचकों और कहानीकारों दोनों के बीच लगभग मान्य हो गया। पर तो शॉर्ट स्टोरी की पद की अवधारणा और कहानी का संबंध क्या है? किस प्रकार कहानी, कहा, चरित्र से चलते चलते आज शॉर्ट स्टोरी, क्षुद्र गल्प तक आया है। और आज धीरे धीरे वो कहानी बड़ी होती होती उपन्यास का रूप धारण करने लग गई। मूल रूप से अगर देखा जाए तो कहानी का आकार, छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव नहीं था। छोटी कहानी यानी छोटी स्टोरी होगी उसमें। उपन्यास और कहानी में अगर भेद पहचानना हो तो उनका आधार आकार ही माना जा सकता है। उपन्यास का आकार बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। पर छोटा और बड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता, किसी को छोटा कहना और किसी को बड़ा कहना। कोई इसका निश्चित मापदंड निर्धारित किया जा सकता है। छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी की एक क्लासिक परिभाषा यह है कि उसे एक बैठक में समाप्त की जानी चाहिए। जिस कथा को हम एक बैठक में समाप्त कर सकें वही है शॉर्ट स्टोरी। और जो कई बैठक में पढ़ी जाए, जिसमें 2000 शब्दों से आकर वाली कथाओं का नोवेल या नोवेल बोलकर कहा जाएगा। उसे शब्दों को लेकर जो है कहानियां और उपन्यास बनेंगे। तो कहानी को किस तरह से तुम पहचानोगे? कहानी की पहचान का प्रमुख आधार क्या है? आकार तो पहचान लोगे आकार से, यह तो सर्वस्वीकृत तथ्य है। शॉर्ट स्टोरी
नोवेल को बड़ा है बोलकर पहचान लोगे, क्योंकि कहानी में चरित्रों के मनोभाव दर्शाए रहते हैं और उपन्यास में मनोभावों की व्याख्या करने लग जाता है। उसे पूरी तरह से विस्तारित रूप से बताने की कोशिश करता है उपन्यासकार। कथ्य की दृष्टि से अगर स्टोरी को देखा जाए तो दोनों में ही स्टोरी रहती है, कथा और उपन्यास में कोई अंतर नहीं है। कथ्य की दृष्टि से दोनों का संबंध मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं से होता है। अंतर यह है कि जहां उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन में समाहार होता है, वहां कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित है। कहानी का यथार्थ उपन्यास के यथार्थ की तरह जीवन के व्यापक संदर्भों से युक्त नहीं होता है। कहानी में उपन्यास की तरह पात्र ज्यादा नहीं होते हैं, अधिकतर तो कहानी में एक दो पात्र ही होते हैं। कहानी में केंद्रीय पात्र का ही पूरा चरित्र कहानी की विषय वस्तु बनाता है और कहानी में यथार्थ की स्थिति बिजली के चमक की तरह होती है और उपन्यास में मनुष्य के जीवन के, उसके सामाजिक संबंध, उसके मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि का अवलोकन, विश्लेषण, अंकन किया जाता है पर्याप्त मात्रा में। तो कहानी का उद्देश्य क्या होता है? कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करना होता है। कहानी का उद्देश्य जो है, आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन ही नहीं रहेगा, बल्कि आयरिश कहानी लेखक फ्रांको कोनार ने छोटी कहानी के उद्भव के संबंध में एक बड़ी उल्लेखनीय टिप्पणी की है। उनका मानना है कि कहानियां सतह के नीचे छिपे आबादी समूह तथा प्रभुत्व संपन्न समुदाय का संबोधित करने का साधन है। छोटी कहानी के बारे में भी अगर शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि अंग्रेजी से ही आई थी यह, तो अगर शॉर्ट स्टोरी के बारे में अगर किसी से पूछा जाए तो क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में अगर शॉर्ट स्टोरी अगर हम खोजें तो एक प्रकार की गद्य कथा ही है शॉर्ट स्टोरी, जो सामान्यतः नोवेल और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और सुकेंद्रित और घनीभूत होती है। 19वीं शताब्दी के पूर्व इसका विशेष साहित्यिक विधा के रूप में अस्तित्व नहीं था। 19वीं शताब्दी के पहले लघु कथाओं का अस्तित्व वैसे तो बहुत प्राचीन और विश्वव्यापी है। छोटी कहानी के नाम से जिस कथा रूप का विकास यूरोप, यूनाइटेड स्टेट में हुआ, वह अपने चरित्र से बिल्कुल अलग है। छोटी कहानी का उदय स्वच्छंदतावाद, साहित्यिक यथार्थवाद और छोटी कहानियां किस तरह से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी भूमिका निभा रही है, फ्रांस की छोटी कहानी, रूस में छोटी कहानी, जर्मनी में छोटी कहानी, तो ये सारी कहानियां जो है अंग्रेजी साहित्य से संबंधित। तो हिंदी के कहानीकार और आलोचक और अध्यापक तथा कथा और कहानी पदों का प्रयोग सुनिश्चित अर्थों में नहीं करते हैं, क्योंकि कहानी का मूल रूप कथा है, इसीलिए कभी हम उसको गल्प कह देते हैं, कभी आख्यायिका कह देते हैं। तो प्राकृत और अपभ्रंश में इसने कहा, जैसे भविष्य तक कहा बोल के बोला जाता था, इसीलिए उसके अनुसार इसका नाम कहानी हो गया, प्रचलित हुआ। तो भारत में गद्य के कहने और रचने की परंपरा हमने देखा कि विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र से हुआ, फिर उसके बाद सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि ने इसकी पूर्णता की। फिर 1900 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन हुई तो अंग्रेजों की शॉर्ट स्टोरी की प्रेरणा से आख्यायिका के नाम से या लघु आकारी कथाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। इस प्रकार पहली रचना हिंदी की जो है, हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी निकली। अगले दशक में इस प्रकार कई रचनाएं लिखी गई कहानी जैसी, और प्रेमचंद ने खुद अपनी रचनाओं को कहानी कहा और अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपी छोटी कहानी को किसी बनी बनाई सांचे में ढली हुई परिभाषा में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक विकास
मान विधा है और इसकी भी एक लंबी विकास की प्रक्रिया रह चुकी है। छोटी कहानी आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव निश्चित होता है, पर आकार कहानी की पहचान का एक बहुत स्थूल मानक ही बन सकता है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं रह गया, बल्कि आयरिश कहानी लेखक फ्रैंक कोनार का मानना, जिस तरह से मैंने बता दिया, छोटी कहानी का विकास में स्क्रेच और उपाख्यान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कुछ आलोचकों के अनुसार छोटी कहानी के उदय के मूल में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद दोनों का योगदान रहा है। और कहानी और अन्य विधाओं में क्या अंतर है हम वो देखते हैं, क्योंकि गद्य विधा कहने से उसमें सब कुछ आता है, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र जिसे स्केच कहते हैं, आत्मकथा, संस्मरण, ललित निबंध, फीचर, रिपोर्टाज। तो उपन्यास यानी जिसका आकार बड़ा हो, जिसका कल्पना सूत्र यथार्थ संसार में होता है, इसमें कथानक विस्तार रूप से दिया जाता है, इसमें कई सारे पात्र होते हैं। उपन्यास की पहचान के लिए आकार का बड़ा होना, गद्य में लिखा जाना, कल्पना प्रसूत होना, यथार्थ के प्रति भले ही वह जादुई क्यों न हो, निष्ठावान और नया होना आवश्यक है। कहानी यानी हम तो कहानी का विवेचन कर ही चुके हैं क्या है। नाटक यानी नाटक गद्य और पद्य दोनों से अलग एक मिश्रित रूप और रचित होता है। यह संसार की सारी समृद्ध भाषाओं में अत्यंत प्राचीन और समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विधा है। नाटक भारत में भी दृश्य काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन है, समृद्ध है, और इसकी मुख्य पहचान यह कि यह संवादों से रचित होता है और रंग निर्देश की इसकी अपनी खास पहचान होती है। इसका कथ्य, ऐतिहासिक और कल्पना प्रसूत, यथार्थ, मिथकीय कुछ भी हो सकता है। रेखा चित्र, जिसे अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, यह चित्रकला का ही एक अंग है। जिस प्रकार चित्रकार अपने जो है इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा वस्तु को इंकित करता है, उसी प्रकार रंगों का प्रयोग तो इसमें नहीं होता है, पर आकृतियां कभी कभी सांकेतिक होकर रह जाती है। जैसे महात्मा गांधी का अगर हमें लिखना है रेखा चित्र, उनके चश्मे, लाठी, मुस्कान की रेखाओं द्वारा ही पूरा किया जाता है, यानी शब्दों द्वारा, शब्दों के चयन के द्वारा मनुष्य कृति के बारे में बताना, वही साहित्य जिसे रेखा चित्र कहते हैं। उसे में कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति का दृश्य अंकन किया जाता हो, इसीलिए रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। आत्मकथा यानी जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है और अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कही गई। संस्मरण यानी जिसमें लेखक अपने अनुभव जगत से किसी व्यक्ति या दृश्य प्रसंग का संवेदनात्मक तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है, तो वह है संस्मरण। संस्मरण व्यापक रूप से वह आत्मचरित के अंतर्गत ही आता है। संस्मरण लेखक अपने निजी अनुभवों को लिखित रूप देता है, इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और ललित निबंध यानी चेतना की उन्मुक्त उड़ान की ललित शैली में अभिव्यक्ति को ललित निबंध कहा जाता है, इसमें विषय का कोई बंधन नहीं होता है। फीचर, जो हिंदी के लिए कोई सटीक पर्याय उपलब्ध नहीं रहा, इसीलिए अंग्रेजी के शब्द फीचर को ही अपना लिया गया। हिंदी में यह विधा नई है, पर इस पद का विशेष के लिए प्रथम प्रयोग बीबीसी लंदन ने करना आरंभ किया था, फीचर बोलकर शब्द, और हिंदी में फीचर को रेडियो रूपक का नाम दिया गया है। और रिपोर्टाज, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी ने भी अपना लिया है, हिंदी में भी यह पद स्वीकृत है। रिपोर्ट के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। रिपोर्ट यानी किसी घटना और तथ्यात्मक प्रमाणिक वर्णन को कहते हैं, बल्कि रिपोर्टाज में हम देखते हैं कि साहित्यिक लालित्य जिसमें आता हो वह होता है रिपोर्टाज।
कहानी और उपन्यास के बारे में भी हमने जाना कि कहानी और उपन्यास किस तरह से दोनों ही कथा होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। कहानी और नाटक भी बहुत प्राचीन विधा है। कहानी और रेखा चित्र, इन सब के बारे में आलोचना की गई है इस खंड में। कहानी और संस्मरण के बारे में, कहानी और ललित निबंध। तो साहित्य के सम्यक और सुचारू रूप के अध्ययन के लिए काव्य शास्त्र या आलोचना शास्त्र द्वारा उसका वर्गीकरण परंपरा से होता है। तो कहानी का भी कथा संसार कल्पना प्रसूत और यथार्थ होता है, पर उपन्यास की अपेक्षा कहानी का आकार बहुत छोटा, उसका कथा संसार भी जीवन का एक अंश का टुकड़ा मात्र होता है। कहानी में जिंदगी का कोई एक पार्ट बस रहता है उसमें। तो नाटक गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं, मैंने बताया। स्क्रेच भी बताया, चित्रात्मक अंग है। जिस तरह से नाटक गद्य पद्य में लिखा जाता है, कहानी केवल गद्य में लिखी जाती है। स्क्रेच चित्रकला का अंग है। वहीं जब कहानी में संवेदना का तत्व प्रमुख होता है, उसमें नृत्य जो है निर्मित प्रसंग कल्पना प्रसूत होते हैं। आत्मकथा के बारे में और कहानी में डिफरेंस क्या आ गया? क्योंकि आत्मकथा में ईमानदारी के साथ प्रस्तुत अपने जीवन से जुड़ी कथाओं को लिखा जाता है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। तो कहानी में कल्पना प्रसूत होती हुई दिखाई देती। संस्मरण भी आत्मकथा का एक अंग है, उसी तरह यह इसमें भी कोई कल्पना की गुंजाइश नहीं होती, कहानी में ऐसा होता है। और फीचर रेडियो द्वारा विशेष अवसरों पर प्रसारण के लिए तैयार किया जाता है, पर कहानी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो हम कहानी और उपन्यास में अंतर जो है विजन का देखे, कहानी और विभिन्न विधाओं में देखे। तो हिंदी कहानी के बारे में आज हम जानते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी कहानी की परंपरा संस्कृत प्राकृत कथा साहित्य से जुड़ी हुई है, हमने देखा। 7वीं सदी तक यह परंपरा अविच्छिन्न दिखाई पड़ी है। बाण भट्ट की कादंबरी और हर्षचरित ने संस्कृत गद्य कथा को जो नया रूप दिया, हमने पहले जो पढ़ा। इसके बाद दंडी ने अपनी रचना 10 कुमार चरित्र द्वारा इस परंपरा को समृद्ध किया, पर बाण भट्ट और दंडी के बाद कथा रचना की यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद मध्यकाल में इस परंपरा का विकास प्राय क्षीण हो गया। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप हिंदी यानी खड़ी बोली गद्य और उसके साथ मुद्रण यंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। कथा साहित्य के विकास के लिए गद्य और उसके साथ साथ पाठक वर्ग का विकास आवश्यक था। किसी हिंदी गद्य और पाठक वर्ग के निर्माण में मुद्रण तकनीक के आगमन से शिक्षा के प्रसार, अदालती भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति, समकालीन आर्थिक स्थिति, हिंदी में समाचार पत्रों के आगमन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब कथा गद्य में लिखी जाने लगी तो वह श्रव्य के साथ साथ पाठ्य होने लगी, और जब मुद्रण यंत्र का आगमन हो गया तो कथा श्रव्य से कम पाठ्य अधिक होने लगी। धीरे धीरे मुद्रण तकनीक के विकास के चलते पुस्तकें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी और कथा अधिकतर पाठ्यतर हो चलती है। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक स्थिति की बेहतरी आदि से पाठक वर्ग का प्रसार होने लगा, पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। भारत में इस प्रकार की परिस्थिति की औपनिवेशवादी शासन के लिए निर्मित हुई। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग आगामी 7 दशक तक हिंदी पाठक वर्ग में निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। 8वें दशक में हिंदी साहित्य के इतिहास में नव जागरण का परिदृश्य उपस्थित हुआ, जिसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी थे, जिसे
हिंदी साहित्य का हम भारतेंदु गुरु कहते हैं, जिसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में गद्य की विधा को समृद्ध बनाया गया। इस नवजागरण की सबसे महत्वपूर्ण परिघटना हिंदी में उपन्यास का उद्भव था। आधुनिक विधा के रूप में कहानी का आरंभ अभी नहीं हुआ था। बंगला में छोटो गल्पों के उदय, सरस्वती आदि पत्रिकाओं के पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को गति मिली। जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही प्रकाशित हिंदी की पहली कहानी माने जाने वाली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती कहानी इसी का परिणाम है। उसके बाद आख्यायिका नाम से लगभग 1 दर्जन कहानियां हिंदी की तत्कालीन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। सरस्वती में हिंदी कहानियां बहुत छपती थी, आकार में छोटी है। तनिक बड़े पैमाने पर पहली बार जो है सरस्वती में ही शुरू हुआ शॉर्ट स्टोरी या क्षुद्र गल्प, जिसके लिए छोटो गल्प या क्षुद्र गल्प या गल्प पद अपनाया नहीं गया, उसके लिए कहानी शब्द ही अपनाया गया था। और 19वीं शताब्दी में ही जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई तो हिंदी कथा पुस्तकों का प्रकाशन भी जो है सहज रूप से होने लगा। पाठकों की संख्या बढ़ी और जो है हिंदी गद्य का विकास भी देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम उतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में फिर इसके अगले खंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने भी अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम नहीं दिया है, कृपया मैसेज बॉक्स में आकर अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम टाइप करें। जिन्होंने भी नहीं दिया है, मैसेज बॉक्स पे आकर अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन क्लास कर रहा है। और फिर अगली क्लास में कल 4 बजे MHD 9 की दूसरे खंड की क्लास होगी और 2 बजे MHD 12 की मेरी क्लास दूसरे खंड की रहेगी।